हमारे सेलेक्ट एसएससी के द्वारा इसके ऊपर रिक्रूटमेंट भी हुआ। इसके अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए, अब सिर्फ इसमें रिजल्ट आने की बाकी है। तो जी और भी बाकी जगह पे रोजगार देना हो, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाहे मरकजी हुकूमत हो, हर जगह जो बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार देने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक है सर। और जी दूसरी बात हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं, हम हर किसी को साथ लेके चलना हमें हमारा पार्टी का लक्ष्य है। हमारा आखिरी व्यक्ति तक कैसे विकास पहुंचे, उसका कैसा रोजगार हो, हमारा पार्टी उस सोच को रखता है। तो मैं समझता हूं, देखिए इसमें करगिल की अगर बात करें तो हमारे यहाँ कोई फुटप्रिंट नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई मजबूत कोई हमारा आज तक कोई सरकार बना है। तो आने वाले कल में मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं कमी पेशियों को, इन्हीं मसलों को लेके हम आवाम के पास हमें जाना है और उनसे यही गुजारिश करना है। देखिए उन्होंने जो 70 साल में जो विकास यहाँ नहीं हुआ, जो तरक्की नहीं हुआ, वो आज लोगों के सामने नजर आ रहा है। लोगों को आज उनसे वो लोग फायदा उठा रहा है। करगिल में एक जमाने में आपको पता था, जब हम आप अभी लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नेटवर्क की कितना इशू रहता था, हमें जी कितने प्रॉब्लम होते थे, अपने आवाज नहीं आगे तक नहीं पहुंचते। तो आज जी मैं और आप एक ऐसे मीडियम पे है, लाइव टेलीकास्ट में है, जहां पे हमें यहाँ पे 4G का नेटवर्क हम्म, जो है हम यूज कर रहे हैं। तो ये जी तो तरक्की है ना सर, ये तो जी डेवलपमेंट है। तो जी हमें हमारे सरकार के ऊपर ये ब्लेम लगाना गलत है कि हम रोजगार छीन रहे हैं। ये बिल्कुल हम इसका कंडेम करते हैं। हाँ, यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने या एनसी का रहा हो, कांग्रेस पार्टी का रहा हो, आप खुद डाटा निकाल के देख लीजिए किसकी हुकूमत में कितना रोजगार दिया है। जी। लेकिन पास्टर साहब आप देखते हैं कितना जोखिम है। अगर वो गाड़ी चलाते हैं, ठुक जाती है, तो उनको ना क्लेम मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। और दूसरी ओर सरकार जो है, एक तो परमिट इशू नहीं कर रही है, दूसरा गाड़ियों का सीजर कर रही है, गाड़ियों को सीज कर देती है। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ हमारा जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो जी इशू है ये आज का नहीं है, ये अभी का नहीं है, ये जी पहले से एक बड़ा एक इशू बना है। इसके ऊपर मैं खुद अभी टैक्सी यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो मुझे जी इस यूनियन के साथ मैंने पिछले बार जो हमारा यहाँ प्रदर्शन हुआ था, उस वक्त हमने एलजी साहब के दरवाजे पे भी हमने धरना लगाया था। तो जी उन तक हमने अपना आवाज जो है पहुंचाया है। ये नहीं जी है कि हमने अपने जिम्मेवारी से हमने पीछे हटा नहीं, हम हर मोर्चे पे इनके साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेंगे। इसमें कोई जी कोताही नहीं, और उनका हक हम जरूर दिला के रहेंगे, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और एक चीज है कि देखिए ये सारा चीजें अभी जो बेचारे हमारे जो ड्राइवर्स, जो हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में जितने भी लोग हैं, उनका यहाँ तकरीबन तकरीबन इनके हाउस होल्ड का मसला है, इनके रोजगार का मसला है। तो वो लोग भी आखिर जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉन्क्रीट एक रिजल्ट जब तक इसमें प्रोवाइड नहीं करेगा, उनको भी मजबूरी है, वो तो ये अपने जान हथेली पे रख के वो लोग तो कमाना है, क्योंकि उनको अपने जो है घर घर को चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने घर गृहस्थी तो चलाना है। तो हमने भी हमेशा उनके जो भी डिमांड है या उनके साथ जितने भी उनकी ज़रूरत होगा या जहाँ भी कहीं जाना पड़ेगा, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। चाहे हम अगर यहाँ एलजी साहब अगर उनका बात नहीं सुनता है, तो हम आगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या आगे हमारे होम मिनिस्टर तक हम इस बात को ले जाने की हम क्षमता रखते हैं। पास्टर साहब, सवाल ये उठता है कि जब तक उनको ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेगा नहीं, वो संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि 10,000 परिवार है। वो किसी भी जमात, किसी भी पॉलिटिकल सियासी जमात को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो सड़कों पर हैं। और बड़ी बात यह है कि बिल्कुल आप एमडी हैं टैक्सी यूनियन के, आपका तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बिल्कुल, तभी तो मैं बोल रहा हूँ अब विनोद साहब, ये एक 10,000 आप हाउस होल्ड का मसला है, कोई ये मामूली मसला। इसीलिए जो हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है आज तक, जो जेर इख्तियार में है, जो अभी कौंसल में बैठे हैं, इससे पहले हमारे एमएलए रहा है या एमपी रहा होगा, उन्होंने कभी इस इशू को जो है उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। इन्होंने जी सिर्फ इसको एक वोट बैंक की राजनीति में इनको रखा। जब इनको जरूरत पड़ा तो इन्होंने इस्तेमाल किया, जब इनको जरूरत नहीं पड़ा तो इनको फेंक कर रख दिया। पहले, आज से मैं 10-15 साल की बात करता हूँ, हमारे टैक्सी यूनियन जो है, पहले इनके पास कोई परमानेंट, इनके पास कोई पार्किंग प्लेस नहीं होते थे। आज जब से हमारे हुकूमत बना, तब से हमने इनको फुल फ्लैश जो है एक परमानेंट टैक्सी स्टैंड देने की हमने काम किया।
और भी जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो बातें हैं हम आपकी मीडिया के माध्यम से हम कह सकते हैं। ये जी। और हमेशा इनके साथ हमेशा हम रहेंगे और इनके जितने भी इश्यू है, जहाँ तक भी हम पहुँचाना हमें ज़रूरत पड़े, हम ज़रूर उन तक पहुँचाएँगे। पास्टर साहब, जब इनको परमिट नहीं मिल रहा है और दूसरी बात ये है कि एलजी आपके हैं, यानी कि दिल्ली में आपकी सरकार है, होम मिनिस्ट्री आपकी है, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो तो आप पर भी उँगली उठाते होंगे कि मिस्टर पाशा हमसे धोखा कर रहे हैं। नहीं विनोद साहब, आप ये बिल्कुल एक गलत बात कह रहे हैं। हमने जी, कभी लोगों को आवाम को हमने कभी धोखे में नहीं रखा है, कभी हमने जी, उनको कभी अंधेरे में नहीं रखा है। हमने जो भी हमारे पास जो भी विषय आते हैं या जो भी इश्यूज़ लेके आते हैं, हम अपनी तरफ से 100% हम कोशिश करते हैं उनका जल्द अज़ जल्द जो है उनका समाधान हो। इसी जी, तरीके से हमारे टैक्सी यूनियन का भी जो इश्यू है वो बिल्कुल जेन्युइन है। हम डे फर्स्ट कह रहे हैं कि हम इनके लिए जहाँ कहीं भी हमें जाना पड़ेगा हम ज़रूर जाएँगे, इस इश्यू को ज़रूर रिज़ॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। मगर इसमें एक सवाल ये भी है, जिस तरह आप हमारे पर सवाल उठा रहे हैं, उसी जी, तरीके से हमारे जो यहाँ अभी प्रेज़ेंट में जो इख्तियार में है, हमारे सीसी साहब है, हमारे एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिलर्स है, उनके नुमाइंदों को भी आपको पूछना पड़ेगा। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं। अभी आप कैसे बात कर सकते हैं कि एलजी साहब जो है भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, वो तो सबका है। वो किसी जी, पार्टी का, किसी व्यक्ति का नहीं है। यही जी, सोच जो यही नज़रिया जो है एक टाइम पे कांग्रेस पार्टी का होता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होता था, पीडीपी का होता था, वो जो है नज़रिया जो है वो आप करगिल में या लद्दाख में उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता है। अब वो हुकूमत नहीं रह चुका है, ये नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है, यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पे चलने वाली पार्टी है। और आइंदा जो है हम ज़रूर जो है अपने कौम के लिए जो भी कुछ दे सकते हैं कुर्बानी हम ज़रूर देंगे और जितना हो सके हम इस मसले को हल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जी। पाशा साहब अभी हमारे साथ इब्राहिम भी नॉइस जुड़ चुके मोमेंट हैं। आप देख रहे होंगे, इब्राहिम टैक्सी जी, यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। इब्राहिम जी, जी। आप मेरी बात आवाज़ सुन पा रहे हैं? كنت سألك ما شاء الله आप मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? चलिए भाई साहब, आप इसे सुनते हैं। जी। 2021 से परमिट का टेन्योर इनका खत्म हो चुका है। 2021 से अब तक ये रिस्क पर है, और कितनी देर रिस्क पर रहेंगे? नहीं रिस्क पे तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जी, हम तो कोशिश करेंगे कि इस मसले को जितना फ़ास्ट ट्रैक के ज़रिए इसको सॉल्व किया जाए, तो उतना बेहतर है, उतना आवाम हमारे जो आम रोज़गार करते हैं, जो बेचारे इसके ऊपर इस फ़ील्ड के ऊपर डिपेंड है, तो उनको कम से कम रिलीफ़ मिले। देखिए पिछले 2 साल से तो हम कोविड के कारण जो है, हमारे इस खत्ते को काफ़ी नुकसान भी आया है और ख़ासकर इसी तबके को मैं स्पेसिफ़िक कहना चाहता हूँ, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के साथ जितने भी यहाँ पे जो रोज़गार करते हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही 2 साल जो है बिल्कुल उनका जो इकोनॉमिक बहुत ही लो हुआ था। अब थोड़ा धीरे-धीरे जब कोविड खुला तभी जाके इन्होंने थोड़ा-सा कमाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें एक बड़ा ये एक रुकावट आया है ये परमिट का। ये जो परमिट का जो इश्यू है इसको हम समझते हैं कि जितना जल्दी हमारा एलजी साहब हो, हमारे डिविज़नल कमिश्नर साहब हो, हमारा बाकी ओहदेदारान हो, वो जो है इस पे ज़रूर उनके उनके इन इन दोनों हमारे यूनियन को लेके एक कॉन्क्रीट फैसला जो है उनको लेना चाहिए। और ख़ासकर इसमें हमारा मैंने पहले से बात मैं पहले मैंने आपको बताया हमारे जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो कौंसल है, उसका यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट उनका एक रोल बनता है। वो सिर्फ़ ऑफ़िस में बैठ के जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकता है। ऑफ़िस में बैठ के उनको सिर्फ़ ऑर्डर देना उनको ये नहीं होना चाहिए। उनको जाके हमारे एलजी साहब से बात करना चाहिए। अगर वहाँ नहीं होता है तो वो नेशनल हमारे दिल्ली में जाके कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ ये इश्यू टेक अप करना चाहिए। वहाँ नहीं होता है तो उनको सेंटर में जाके हर किसी ओहदेदार के पास जाके इस चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहिए क्योंकि हमने उनको वोट देके अवाम इन्हीं लोगों ने उनको वो आज वोट देके उनको चुन के आज इस मुकाम पे दिया है तो उनका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं समझता हूँ उनका है। आज वो लोग खुद देखिए पिछले 2 दिन से ये लोग जो है हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे जो पूरा कौंसल का जो अमला है वो सारा ज़ाफ़्तर फेस्टिवल मना रहा है।
असम पासा जी, आखिरी सवाल आपसे कि जी। जब आप सीईसी फिरोज खान से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं इस इशू को देखिए, लेकर? इस विषय पे मेरा सीसी साहब से हमारा कोई बातचीत नहीं हुआ है। जी। ना उन्होंने कभी किसी ऑल पॉलिटिकल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कभी क्या हम मैं नहीं समझता हूँ उन्होंने बुलाया होगा या नहीं होगा। तो अभी तक जो है हम सिर्फ मीडिया पे ही सुन रहे हैं उनका स्टेटमेंट कि उन्होंने अभी रिसेंटली हमारे जो रीजनल ट्रांसपोर्ट के अफसरान है, बाकी जो स्टेक होल्डर है उनसे उन्होंने बात किया है कि और वो भी एक ये बात भी बोल रहे थे कि आइंदा जो है हम ज़िम्मेवार नहीं होंगे टैक्सी यूनियन का इस तरीके से जो ये लोग पहले एग्रीमेंट करते हैं फिर उसकी एग्रीमेंट का ये लोग खिलाफ करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे सीसी साहब का जो स्टेटमेंट है एक बार मैंने सुना था कि वो बोल रहे हैं कि आइंदा जो है हम टैक्सी यूनियन के साथ हम नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, ये हम मज़म्मत करते हैं इस कमेंट को। और दूसरी एक हम बात करना उनसे ये पूछना चाहते हैं, पिछले 4 साल से आपकी यहाँ कौंसल में हुकूमत रही, तो आपने इस इश्यू को क्यों रिज़ॉल्व नहीं किया? ये उनकी लीडरशिप की फेलियर है, मैं समझता हूँ। ये जो चीज़ है उनको बैठ के जो है हमारे यूनियन को साथ में लेके जो है इनको रिज़ॉल्व करना चाहिए था। लेकिन इसका जो पूरा जो क्रेडिट जाता है हमारे सीसी साहब को जाता है, हमारे कौंसल इसके इसके ऊपर ज़िम्मेवार है। आज हमारे ऐसे जो बेचारे जो गरीब तबके के जो लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये उनके साथ एक बड़ा धोखा है। उन्होंने अपने 4 साल के टर्नओवर में इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। आज फिर से हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वो आज फिर से हड़ताल पे बैठना, ये उनके लीडरशिप पे एक बहुत बड़ा दब्बा है। पासा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।